गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप लोगों का एसएसबी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग बात करेंगे मोहम्मद गोरी के आक्रमण और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्यकाल में जो विदेशी आक्रमण होता है उसमें मुख्य मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, जिसमें अरबों का आक्रमण होता है। उसके बाद तुर्कों का आक्रमण होता है। तुर्कों के आक्रमण में आपने देखा मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। और मोहम्मद गोरी के बाद उसका एक गुलाम गद्दी पर बैठता है जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, जो कि एक नए वंश गुलाम वंश की स्थापना करता है और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ होता है। तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश जो है शासन करते हैं। उन 5 वंशों में पहला गुलाम वंश है, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश। तो पहले हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी का आक्रमण। देखिए, अफ़गानिस्तान का एक गौर नामक क्षेत्र है जहाँ पर आप देखेंगे कि 1155 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन नामक व्यक्ति जो है गजनी पर आक्रमण कर उसे बुरी तरह लूटता है। अलाउद्दीन हुसैन का चचेरा भाई गियासुद्दीन 1163 ईस्वी में गौर का शासक बन जाता है। गयासुद्दीन का छोटा भाई शिहाबुद्दीन गोरी था, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसने 1173 ईस्वी में गजनी को जीता था, लेकिन अपने भाई के अधीनता में ही यह शासन करेगा। 1203 ईस्वी में गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात गोरी ने स्वतंत्र शासक के रूप में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। यहाँ इस समय करमाथी मुसलमान जो है शासन कर रहे थे। तत्पश्चात 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण गुजरात पर होता है। वहाँ का शासक मूल राजदूती उसे माउंट आबू के युद्ध में परास्त करता है और मूल राजदूती की मृत्यु के बाद उसका भाई भीमद्वितीय शासक बनता है। 1179 ईस्वी में गोरी ने गजनी वंश के भारत पर शासन करने वाले अंतिम शासक खुसरो शाह को परास्त कर लाहौर को जीत लिया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गोरी पराजित होता है। इसके एक साल बाद तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। तत्पश्चात 1194 ईस्वी में जयचंद के साथ चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें जयचंद पराजित होता है। 1206 ईस्वी में खोखरों, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, खोखरों का विद्रोह दबाने के बाद 15 मार्च 1206 ईस्वी को दैमक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गोरी की कहा जाता है खोखरों द्वारा हत्या कर दी जाती है। मोहम्मद गोरी निसंतान था, अतः उसका एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उसके भारतीय राज्यों का शासक बना और यहीं एक नए वंश गुलाम वंश की स्थापना करता है और दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ होता है। तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश शासन करते हैं। इन 5 वंशों में पहला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जिस वंश की नींव रखी जा रही है वो है गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश का संस्थापक जो है जलालुद्दीन खिलजी है,
तत्पश्चात अलाउद्दीन खिलजी आता है, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी, और खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है, और यह जो है 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक चलता है। तत्पश्चात सैयद वंश आता है। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चलता है। इसका संस्थापक जो है खिज्र खां है। तत्पश्चात लोदी वंश आता है। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी द्वारा 1451 ईस्वी में की जाती है, और जो 1526 ईस्वी तक पानीपत के प्रथम युद्ध तक लोदी वंश का शासन रहता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजयी रहता है और मुगल वंश की स्थापना होती है। तो दिल्ली सल्तनत का कुल इतिहास अगर देखा जाए तो 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक रहता है, जिसमें कि कुल 5 वंशों ने शासन किया। आइए अब हम बात करते हैं कि इन वंशों के अंतर्गत कौन कौन से शासकों ने शासन किया। तो हम बात करते हैं, पहला गुलाम वंश। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। इसमें पहला जो शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन करता है, और चौगान या पोलो का खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। अल्पकाल तक शासन रहता है। आप देख रहे हैं कि 1206 से 1210 ईस्वी तक ही शासन कर रहा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत विशेष काम नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कार्य अवश्य करता है, जिसमें पहला काम करता है कि ये इसके जो प्रतिद्वंदी हैं उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और उन्हें अपना मित्र बनाने का प्रयास करता है। तत्पश्चात आप देखेंगे कि इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसको कि पूरा इसके बाद आने वाला शासक इल्तुतमिश करवाएगा। इसके बाद अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाता है। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाता है। तो इस कुछ स्थापत्य कला के क्षेत्र में इसकी उपलब्धियां रहीं। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श की उपाधि भी दी जाती है। ये कुरान का पाठ अत्यंत सुरीले स्वर में करता था, इसलिए इसे कुरान खां भी कहा गया है। कुरान ख्वां या कुरान खां भी कहा गया है। हाथियों का दाल देने के कारण इसे पील बख्श भी कहा जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें रहीं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुछ माह के लिए आराम शाह गद्दी पर बैठता है। तत्पश्चात इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है और 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक यह शासन करता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, क्योंकि इसने दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए भी प्रयास किया। इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन कुबाचा और यलदौज को पराजित किया। इसके पश्चात इसने मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां से भी अपने नवनिर्मित दिल्ली सल्तनत की रक्षा की। इस समय चंगेज खां जो है जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा कर रहा था, और जलालु मकबरनी ने इल्तुतमिश के पास अपना एक दूत भेजा था और इससे मदद मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने मदद देने से इनकार कर दिया और मंगोलों के आक्रमण को टाल देता है। तो ये बड़ी उपलब्धि रहती है। इसके अलावा इल्तुतमिश जो है देखा जाए तो इल्तुतमिश को मकबरों का निर्माणकर्ता भी कहा जाता है, या मकबरे निर्माण का पिता भी कहा जाता है। इसके समय मकबरा निर्माण प्रारंभ होता है। इल्तुतमिश के समय से नियमित रूप से लेख युक्त सिक्के जारी किए जाते हैं। चांदी का टंका सोने का टंका और चांदी का जीतल 2 मुद्राएं भी ये चलाता है। इल्तुतमिश
के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। हालांकि इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर किया रहता है। रजिया जो है लाल वस्त्र पहन के दिल्ली की जनता के सामने जाती है और न्याय की गुहार लगाती है, और दिल्ली की जनता जो है रजिया का समर्थन करती है तथा उससे गद्दी पर बैठाती है। इतिहास में पहली बार होता है जब दिल्ली की जनता ने किसी को शासक नियुक्त किया, और रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासका भी रही। रजिया में एक स्त्री के अलावा शासक के सभी गुण विद्यमान थे, लेकिन तुर्की अमीरों को वो पसंद नहीं थी। वो महिला के नियंत्रण में कार्य करने के इच्छुक नहीं थे। रजिया के समय के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे कुछ विद्रोह होते हैं, जैसे भटिंडा तबर हिंद का जो शासक है अल्तुनिया, वो विद्रोह करता है, जिस विद्रोह के ये दबाने जाती है और रास्ते में ही इसका सहयोगी याकूत है उसकी हत्या कर दी जाती है, इसे बंदी बना लिया जाता है। ये याकूत के साथ विवाह करके अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करना चाहती है, लेकिन दिल्ली वापस आते समय रास्ते में ही बहराम शाह के आदमियों ने इनकी हत्या कर दी। इसके बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठता है, जो कि 1240 से 42 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 ईस्वी तक शासन करता है। तत्पश्चात नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा है, जो 1246 से 1265 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। बलबन का यह दामाद था, सारी शक्तियाँ बलबन के हाथों में थी। तो नासिरुद्दीन के बाद बलबन गद्दी पर बैठता है और 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन करता है। बलबन एक निरंकुश शासक था और राजत्व के दैवी सिद्धांत में विश्वास करता था। बलबन ने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया, गुप्तचरों की नियुक्ति किया तथा दरबार में कठोर अनुशासन लागू किया। इसने स्वयं शराब पीना बंद कर दिया और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। नाच गाना उत्सवों पर प्रतिबंध लगाया। ये गंभीर मुद्रा में अपने दरबारियों के सामने रहता था। इसने फारसी परंपरा के अनुसार नौरोज का त्यौहार मनाना प्रारंभ किया। इसने पैबोस और सिजना नामक दो प्रथाएं प्रारंभ करवाई थी। बलबन के बाद कैकोबाद और कैमुवर्स, कैकोबाद 1287 से 90 ईस्वी तक और कैयुमर्स जो है 1290 ईस्वी में गद्दी पर बैठाया, जो कि अल्पवयस्क था, जिसका संरक्षक जलालुद्दीन खिलजी था, और जलालुद्दीन खिलजी इसे हटाकर या इसकी हत्या करवाकर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लेता है और 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन करता है। जलालुद्दीन खिलजी कहा करता था, मैं वृद्ध मुसलमानों का रक्त बहाना नहीं चाहता हूँ। वो अपने अधिकारियों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन करता है। जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसकी पत्नी ने उसके पुत्र इब्राहिम रुकनुद्दीन शाह को कुछ समय के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, लेकिन कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर अधिकार कर लेता है और 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन करता है। अलाउद्दीन खिलजी के काल की जो प्रमुख घटनाएं हैं, उसमें प्रथम उसका बाजार नियंत्रण प्रणाली है, जिसके अंतर्गत वह अपने सैनिकों के कम वेतन में जीवन निर्वाह के लिए बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करता है, जिसकी तुलना आज के राशनिंग या सस्ते गले की दुकान से की जा सकती है। इसने बाजार में वस्तुओं के दाम को निश्चित कर दिया था।
जो कि आज की कैंटीन व्यवस्था के जैसी थी। इसके अलावा इसने राजपूत राज्यों के साथ युद्ध की नीति अपनाया, दक्षिण भारत के राज्यों का विजय किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। अलाउद्दीन के बाद शिहाबुद्दीन उमर गद्दी पर बैठा। शिहाबुद्दीन उमर के बाद मुबारक शाह 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो हिंदू से मुसलमान बना व्यक्ति रहता है जो कि गद्दी पर बैठता है। इसी नासिरुद्दीन खुसरो ने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख रुपए दान दिया था, जिसे प्राप्त करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक के संबंध निजामुद्दीन औलिया के साथ अच्छे नहीं रहते हैं। खिलजी वंश के बाद 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक वंश की नींव रखता है तथा 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन करता है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है, जो 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन करता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की प्रमुख बातें उसकी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। हालांकि उसकी योजनाएं असफल रहीं। उसकी प्रथम योजना दोआब में कर वृद्धि थी। उसकी द्वितीय योजना राजधानी परिवर्तन। तृतीय योजना उसकी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चौथा कुराचिल अभियान। पांचवा खुरासान अभियान था। मोहम्मद बिन तुगलक कृषि में सुधार के लिए कृषकों को संवर्धन ऋण भी प्रदान करवाता था और दियाने रियासत नामक एक नवीन विभाग का स्थापना करवाया। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक फिरोज तुगलक शासन करता है। फिरोज तुगलक का शासनकाल सुधारों के लिए जाना जाता है। नहरों का निर्माण इसके काल में। एकताओं को आनुवंशिक कर दिया जाएगा। इसने अपने अमीर और अधिकारियों को संतुष्ट रखने की नीति का पालन किया। फिरोज तुगलक के शासन के बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 89 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद अबू बक्र शाह 1389 से 90 ईस्वी। उसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394 ईस्वी। तत्पश्चात अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 ईस्वी एवं अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद था जो कि 1394 से 1412 ईस्वी तक शासन करता है और नासिरुद्दीन महमूद अंतिम तुर्क शासक है। तुगलक वंश के बाद 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना खिचखा करता है। उसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन करता है। तत्पश्चात मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक और सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था जो 1445 से 1451 ईस्वी तक शासन करता है। सैयद वंश के बाद लोधी वंश का शासनकाल आता है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था जो 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन करता है। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक बहलोल लोधी है तथा इसके बाद सर्वाधिक शासन करने वाला व्यक्ति है फिरोज शाह तुगलक। बहलोल लोधी जो है ये अपने आप को अन्य अधिकारियों के समकक्ष ही समझता थे। अधिकारियों के साथ नीचे ही बैठ जाता था तथा वो रूठ जाते तो उन्हें ये मनाता भी था। तो ये अपने अधिकारियों को संतुष्ट रखने की नीति पर काम करता था। लेकिन इसका पुत्र जो है सिकंदर लोधी जो 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक शासन करता है, राजा की निरंकुशता में विश्वास रखता है और वह दरबार में अनुशासन नियमों को लागू करवाता है। लोधी वंश का अंतिम शासक विग्रहण लोधी है जो कि 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है और 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा पराजित होता है। तत्पश्चात दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और एक नए वंश मुगल वंश की नींव पड़ती है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा मुगल वंश। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।